पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन एमए प्रवेश और एमए फाइनल दोनों का ही कृषि भूगोल और आर्थिक भूगोल में कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने कृषि के प्रकार बता दिए हैं। आज एक एक कृषि के प्रकार में सबस्टेंटेंट एग्रीकल्चर या इसके कई सारे नाम है। जीविका उपार्जी कृषि, जीविका कृषि, निर्वाहन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या जीविका उपार्जन कृषि, कई सारे नाम है इसके सबस्टेंशन एग्रीकल्चर के। इसको जीविका उपार्जी कृषि, जीविका कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, कई सारे नामों से जाना जाता है। इस कृषि में कृषक अपने परिवार के सदस्यों के साथ उदर पूर्ति के लिए फसल उगाता है। जो सबस्टेंशन एग्रीकल्चर है, जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है, इसमें कृषक इस प्रकार की कृषि में कृषक अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए ही फसल उगाता है। कृषक अपने उपयोग के लिए वे सभी फसलें उगाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। फसलों में सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है जिसकी किसान को आवश्यकता होती है, कृषक को आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है। सभी प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, सभी प्रकार की फसलें ली जाती हैं, फसल में विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है। किसान की आवश्यकता वाली फसलें ही इसमें मुख्य रूप से पैदा होती है, जिसमें धान्य फसलें हैं, तिलहन है, खाद्यान्न आगे धान्य फसल, तिलहन फसल, व्यापारिक फसलों में दलहन फसल है। सभी प्रकार की फसलों का इस प्रकार की कृषि में समावेश होता है। दलहन सभी प्रकार की फसलों का समावेश, सभी प्रकार की फसलों का समावेश होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि होती है। जीवन निर्वाह कृषि, जीविका कृषि, सबस्टेंशन एग्रीकल्चर में इस कृषि में कृषक अपनी और अपने परिवार की सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए, भरण पोषण के लिए फसलों को उगाता है। फसलें कृषक अपने उपभोग के लिए सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती है जिसमें उसकी आवश्यकता होती है, जिसकी उसे आवश्यकता होती है। वो सभी प्रकार की फसलें हैं, वो ये कृषक उगाता है, अपने खेतों में उगाता है। अतः इस प्रकार की कृषि में विशिष्टीकरण नहीं होता है, फसलों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है। इसमें धान्य फसल है, तिलहन फसल है, दलहन फसल है तथा अन्य सभी प्रकार की फसलों का समावेश होता है। इस प्रकार की जो आगे कृषि है, ये कृषि दो प्रकार की है। जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि ये दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी चावल विहीन। एक में चावल की प्रधानता होती है और दूसरे में चावल नहीं होता है। दो प्रकार की आपकी जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की है। सबस्टेंशन एग्रीकल्चर दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि। तो अपन पहला प्रकार पढ़ते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि, जिसमें चावल की प्रधानता होती है। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। जो चावल प्रधान गहन कृषि है, इसके बारे में अपन आज पहले लेते हैं।
तो इसमें मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि है, ये मुख्य रूप से मानसून एशिया में केंद्रित है। कहां पर है ये? इस प्रकार की कृषि चावल प्रधान जो है उसमें यह मुख्य रूप से मानसून एशिया में केंद्रित है। मुख्य रूप से इसकी खेती है ये मानसून एशिया में की जाती है, चावल प्रधान की। यह कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां की जाती है। यह कृषि जहां मानसून से बरसात होती है उस क्षेत्र में ये चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि है, ये मुख्य रूप से की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि है ये मुख्य रूप से मानसून एशिया में केंद्रित है, जहां विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। इस मानसून एशिया में विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। चूंकि जनसंख्या अधिक है अतः भरण पोषण के लिए खेतों का आकार छोटा होता है, इसलिए चावल है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में है ये मुख्य रूप से चावल की खेती है ये की जाती है। इस प्रकार की कृषि है ये मुख्य रूप से मानसून एशिया में केंद्रित है, जहां विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में इस तरह की कृषि के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, अतः यहाँ गहन कृषि की जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, अतः यहाँ गहन कृषि की जाती है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है मुख्य रूप से जो चावल प्रधान कृषि है ये मुख्य रूप से आपके मानसून एशिया में केंद्रित है, जहां विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ इस प्रदेश में इस तरह की कृषि के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, अनुकूल दशाएं पाई जाती है, अनुकूल कंडीशन पाई जाती है चावल के लिए। फलतः है गहन कृषि है इस क्षेत्र में की जाती है। इस प्रकार की कृषि चावल प्रधान कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। इसकी उल्लेखनीय जो आदर्श दशाएं हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो चावल प्रधान कृषि के है वो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है देखो। इस प्रदेश की पहली जो इसकी इस प्रकार की कृषि है इसकी पहली विशेषता ये है, विशेषता में पहली विशेषता है इस प्रकार की कृषि है उसमें चावल की प्रधानता होती है। इस प्रदेश की मुख्य उपज होती है वो चावल होती है। प्राय सभी क्षेत्रों में 2 या 3 फसलें प्राप्त की जाती है। इसमें इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में इसके अतिरिक्त गेहूं तथा मक्का आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती है। अन्य और भी फसलें पैदा की जाती है, लेकिन वो सब क्या है पूरक के रूप में पैदा की जाती है, कम मात्रा में गौण के तौर पे कम मात्रा में उगाई जाती है। तो प्रधान इसकी फसल कौन सी है? इस प्रदेश की मुख्य फसल चावल है। मुख्य फसल आपकी चावल है। इस प्रदेश की मानसून एशिया की जो मुख्य फसल आपकी है वो इस प्रदेश की चावल है। और इसके अतिरिक्त गेहूं और मक्का भी उगाई जाती है, कम मात्रा में है, लेकिन गेहूं और मक्का भी क्षेत्र में उगाई जाती है, लेकिन प्रधान फसल है वो चावल है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और अन्य गौण फसलें भी पैदा की जाती है। अन्य गौण फसलें भी कम मात्रा में है, कम फसलें भी पैदा की जाती है, गौण मात्रा में पैदा की जाती है। अन्य खाद्यान्न फसलें भी पूरक रूप में उगाई जाती है, पूरक रूप में। तो पहली विशेषता आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि इस प्रकार के प्रदेश की मुख्य फसल है वो क्या है आपकी चावल है। प्राय सभी क्षेत्र में 2-3 फसलें ली जाती है चावल की। वर्ष में 2-3 फसलें
वर्ष में 2-3 फसलें ली जाती है। चावल मुख्य फसल है आपकी, प्रधान फसल है आपकी। इसके अतिरिक्त इस चावल की प्राय प्रदेश में 2-3 फसलें प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त गेहूं और मक्का आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें और उत्पादित की जाती है। अन्य खाद्यान्न फसलें होती हैं, वो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो पूरक के तौर पर उगाई जाती है। मुख्य फसल यहाँ की चावल। दूसरी इस प्रदेश की विशेषता क्या है? इस प्रकार की कृषि की दूसरी विशेषता है यहाँ पशुपालन है उसका गौण स्थान है। पशुपालन का गौण स्थान होता है। पशुपालन किया जाता है उसका गौण स्थान है। लेकिन इस प्रकार की कृषि में जो इस प्रकार की जो कृषि है वो पशुओं पर आधारित है। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन का कार्य गौण होता है, लेकिन इस प्रदेश की कृषि का मुख्य आधार है वो पशुपालन है। इस प्रदेश की कृषि का जो मुख्य आधार है वो पशुओं पर आधारित है। कृषि मुख्यतः आपकी पशुओं पर आधारित है। इस प्रदेश की कृषि है ये मुख्यतः पशुओं पर आधारित है। पशुओं का इस कृषि में गौण स्थान है, लेकिन इस प्रदेश की जो कृषि है इस कृषि का मुख्य जो आधार है वो पशुपालन है। इसका प्रयोग जो पशुओं का प्रयोग है कृषि के हर क्षेत्र में किया जाता है, प्राय सभी क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग, इसका मतलब आपके पशुओं का उपयोग है ये मुख्य रूप से क्या है कि हर क्षेत्र में, हर आपके कार्य में जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें पशुओं का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि के हर क्षेत्र में, हर कार्य में पशुओं का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। चारागाह के लिए यहाँ अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि पशुओं को क्या है, फसलों की प्राप्त जो खाद्यान्न फसलें प्राप्त की जाती है उससे प्राप्त जो भूसा होता है वो खिलाया जाता है। चारागाह के लिए अलग से क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि प्रकार में चावल प्रधान वाले में इसमें पशुपालन के लिए अलग से कोई चारागाह नहीं होता है। चारागाह की अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि पशुओं को फसलों से प्राप्त चारा ही खिलाया जाता है। पशुओं को फसलों से प्राप्त चारा खिलाया जाता है, भूसा होता है वो खिलाया जाता है, फसलों से प्राप्त भूसा ही खिलाया जाता है। कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुओं के लिए चारा की अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि पशुओं को फसलों से प्राप्त भूसा ही खिलाया जाता है, तथा कई ऐसी फसलें भी उत्पादित की जाती है जिसके लिए क्या है कि जिससे आपके इन पशुओं के लिए खिलाया जा सके। कई ऐसी फसलें भी उत्पादित की जाती है जिन्हें पशुओं को खिलाया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, खसारी, चरी प्रमुख है। जिसमें ज्वार, बाजरा, खसारी, जई, ये मुख्य रूप से पशुओं को खिलाई जाती है। पशुओं को खिलाने के लिए ये फसल पैदा की जाती है घास के रूप में। तो कई ऐसी फसलें भी हैं जिनका उत्पादन पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका ज्वार है, बाजरा है, खसारी है, चरी है आदि प्रमुख है। भोजन होने के लिए ऊंट, खच्चर, दूध मांस के लिए भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस आदि पशु पाले जाते हैं। भोजन होने के लिए आपका ऊंट है और खच्चर है।
जबकि दूध मांस के लिए भेड़ बकरी, गाय, भैंस आदि पशु पाले जाते हैं। पशुओं का जो गोबर होता है उसका उपयोग खाद व ईंधन के लिए किया जाता है। पशुओं के गोबर का उपयोग खाद व ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पशुओं से जो प्राप्त गोबर है, पशुओं के जो गोबर है उसका उपयोग खाद व ईंधन के रूप में, जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, तीसरी इस कृषि की जो चार प्रधान गहन कृषि है, इसकी तीसरी विशेषता है, इस कृषि प्रदेश में कृषि पद्धतियां अन्य प्रदेशों से पूर्णतया अलग है। इस प्रदेश की कृषि की जो पद्धति है वो अन्य प्रदेशों से अलग है। यहाँ कृषि श्रम प्रधान है, मनुष्य के श्रम पर प्रधान है। पूंजी का उपयोग बहुत कम होता है। मशीनी क्रांति का इस क्षेत्र में, इस जो क्षेत्र है इस प्रदेश में बहुत कम पाया जाता है। अतः सभी कार्य हैं, अधिकांश जो कार्य हैं पुराने तरीकों से, पशुओं से, मानवीय श्रम की सहायता से किया जाता है। पशुओं का जो गोबर होता है वो खाद के रूप में एवं वनस्पति होती है वो खाद के रूप में प्रयोग में होती है। रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। इन प्रदेश की जो कृषि है वो कृषि परिस्थिति पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित कर रखा है। परिस्थिति में यदि परिवर्तन हो जाता है तो जो परिस्थिति में परिवर्तन के अनुसार ही यहाँ की फसल की सफलता और असफलता वो परिस्थिति पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार की जो कृषि है वह अन्य प्रदेशों से पूर्णतः अलग है। इस प्रकार की जो कृषि प्रदेश में कृषि की जो पद्धति है वो अन्य प्रदेशों से अलग है। यहाँ श्रम की प्रधानता है। श्रम की प्रधानता है। इस क्षेत्र में मशीनीकरण बहुत कम हुआ है। मानवीय श्रम अधिक प्रयोग में लिया जाता है। वह पशु श्रम अधिक पूंजी कम लगी होती है। कृषि है, कृषि परिस्थिति के अनुसार से सामंजस्य स्थापित है। यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसके अनुसार सफलता और असफलता निर्भर करती है। असफलता कुल मिलाकर आपके तीसरा पॉइंट समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के कृषि प्रदेश है उसकी कृषि पद्धति है वो अन्य प्रदेशों से बिल्कुल अलग है, पूर्णतः अलग है। यहाँ कृषि श्रम प्रधान है, श्रम प्रधान है। पूंजी का उपयोग बहुत कम होता है। मशीनी क्रांति का प्रभाव अभी इस प्रदेश में बहुत कम है। कृषि कार्य अधिकांशतः पुराने तरीकों से, पशुओं से, श्रम की सहायता से किया जाता है। कृषि का जो कार्य है, कृषि कार्य पुराने तरीकों से, पशुओं से और मानवीय श्रम से इसकी प्रधानता होती है। पुराने तरीके से, पुराने यंत्र हैं, पशुओं से श्रम की सहायता, मानवीय श्रम है उसकी सहायता से किया जाता है। इसमें पशुओं का जो गोबर है खाद के रूप में काम में लेते हैं। वनस्पति है
वो भी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत सीमित है। गोबर, वनस्पति, इसको तो खाद के रूप में, रासायनिक खाद बहुत कम उपयोग में ली जाती है। रासायनिक खाद का प्रयोग है वो बहुत कम मात्रा में काम में लिया जाता है। यहाँ खेतों का आकार है, अगली विशेषता, चौथी विशेषता है, यहाँ खेतों का आकार छोटा है। आकार छोटा पाया जाता है। यहाँ इस प्रदेश में जो खेतों का आकार है वो छोटा है और बिखरा हुआ है। अब ये छोटा क्यों है? क्योंकि छोटे होने का मुख्य कारण है पारिवारिक बंटवारा। जो खेतों का आकार छोटा है, छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वंश के अनुसार पिता से पुत्र पर जमीन जाती है तो उसका बंटवारा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसमें खेतों का आकार छोटा होता है और बिखरा होता है। इसका मुख्य कारण है पारिवारिक बंटवारा। जो खेती है वो पारिवारिक रूप से वो बांट दी जाती है, इसलिए आकार, खेतों का आकार है, ये मुख्य कारण इसका क्या है? पारिवारिक बंटवारा। पारिवारिक बंटवारे के कारण से आकार खेतों का छोटा हो जाता है। जापान में ये, जापान देश है, जापान देश में ये 0.6 हेक्टेयर आकार है, खेतों का आकार है 0.6 है। वहीं केरल, भारत में केरल वो है पश्चिम बंगाल में आकार इससे भी छोटा है। जापान में जहां ये 0.6 हेक्टेयर है, वहीं भारत, और भारत में भी ये मुख्य रूप से ये केरल है, पश्चिम बंगाल है, इसमें आकार, इन खेतों का आकार है और भी छोटा पाया जाता है। कुछ भाग ऐसे हैं केरल में और पश्चिम बंगाल में जहां खेतों का आकार इससे भी छोटा पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जमीन होती है वो मेड़ों से घिरी रहती है और खेतों का आकार होता है वो छोटा होने के कारण से मशीनों का प्रयोग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के जो खेत होते हैं उनमें एक तो मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता है, मशीनों के प्रयोग में कठिनाई और सिंचाई में भी कठिनाई पाई जाती है। सिंचाई में कठिनाई, इस प्रकार की जो खेत होते हैं आकार में छोटे होते हैं तो उसमें मशीनों का प्रयोग है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। मशीनों इत्यादि के प्रयोग में काफी कठिनाई देखने को मिलती है, काफी कठिनाई होती है। इससे सिंचाई करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि जो खेत आकार में छोटे होते हैं और अधिकांश जमीन होती है वो मेड़ों से घेर देते हैं, मेड़ घेर देते हैं, बाढ़ होती है, मेड़ होती है, उसी घिरे रहते हैं। खेत होते हैं, खेत मेड़ से घिरे रहते हैं, अधिकांश आकार में छोटे हैं और ऐसे क्षेत्रों में जमीन होती है वो मेड़ों से घिरी जाती है, मेड़ से गिर जाती है, बाढ़ से गिर जाती है, जब उसकी जमीन होती है। इसलिए इसमें मशीन का और सिंचाई का प्रयोग है उसमें कठिनाई होती है। इस प्रदेश में किसानों का जो जीवन स्तर है वो निम्न पाया जाता है, निम्न स्तर का पाया जाता है। इस प्रकार के प्रदेश में किसानों का जो जीवन स्तर है वो निम्न कोटि का मिलता है। अगली विशेषता है 5 नंबर, इस प्रकार के कृषि प्रदेश में किसानों का जीवन स्तर निम्न, जीवन स्तर निम्न पाया जाता है। अब जीवन स्तर यदि निम्न है, इस प्रकार की
प्रदेशों में किसानों का जीवन स्तर है वो निम्न कोटि का पाया जाता है। वे निर्धन होते हैं, भाग्य को प्रबल मानते हैं, जीवन स्तर यदि निम्न है तो निर्धन होंगे, निर्धन पाए जाएंगे, भाग्यवादी होंगे, भाग्य के भरोसे मानते हैं, भाग्यशाली, भाग्य को ही प्रबल मानते हैं। ये लोग निर्धन होते हैं, भाग्य को प्रबल मानते हैं, भाग्य के अनुसार ही चलते हैं, भाग्य को प्रबल मान के ही चलते हैं। विकास के लिए इनके पास कोई साधन नहीं होता है, विकास का इनके पास कोई साधन नहीं होता है, विकास का इनके पास कोई साधन नहीं होता है, नहीं होता है। ये लोग क्या है, निर्धन होते हैं, भाग्य को प्रबल मानते हैं, इनके पास विकास का कोई साधन नहीं होता है, इनके पास मशीन नहीं होती है, इसलिए क्या है, अधिकांश प्रति व्यक्ति आय होती है वो अन्य लोगों से कम हो पाई जाती है। इस प्रदेशों में जो मशीनीकरण का अभाव पाया जाता है, मशीनीकरण को अपनाने में असमर्थ होते हैं और असमर्थ होते हैं, विकास का इनके पास कोई साधन नहीं है, इनके पास मशीनीकरण का अभाव पाया जाता है, ये मशीनीकरण को अपनाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय है वो अन्य प्रदेशों से कम पाई जाती है और जीवन की सुविधाएं यहाँ बहुत कम प्राप्त है। जीवन की लोगों के पास है वो सुविधा है वो बहुत कम है। इस प्रदेश में कृषि का स्वरूप जो आत्मनिर्भर प्रकार का है, इस प्रकार के प्रदेश में जो कृषि का स्वरूप है, कृषि का स्वरूप वो आत्मनिर्वाह प्रकार का, निर्वाहन प्रकार का, खुद का भरण पोषण तक सीमित है, निर्यात नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का जो स्वरूप है वो आत्मनिर्वाह प्रकार का है। इस प्रदेश में जो कृषि का स्वरूप पाया जाता है वो अधिकांश क्या है, आत्मनिर्भर, खुद के भरण पोषण तक ही सीमित है, आत्मनिर्वाह प्रकार का है। फसलों में केवल वही फसलें उगाई जाती है जो उसके लिए उपयोगी है, फसलों में केवल वही फसलें उगाई जाती है जो उसके लिए खुद के लिए उपयोगी है। पैदावार इतनी होती है कि उसका निर्यात नहीं किया जाता है, खुद के तक ही सीमित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्यात नहीं किया जाता है, उत्पादन अतिरिक्त नहीं होता है। स्थानीय पूर्ति ही बड़ी कठिनाई से होती है। प्राय अनेक देश खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट विशेषता है इस प्रदेश की। इस प्रदेश की जो कृषि है उसका स्वरूप है वो आत्मनिर्वाह प्रकार का है। आत्मनिर्वाह प्रकार मतलब खुद के भरण पोषण तक ही सीमित है, उत्पादन इतना ही होता है कि खुद का भरण पोषण ही हो सके, आत्मनिर्वाह प्रकार का है। फसलों में केवल वे ही फसलें उगाई जाती है जिनका उनके लिए उपयोगी है। पैदावार इतनी होती है कि उससे खुद का भरण पोषण हो सके, ये किसी प्रकार का कोई निर्यात नहीं किया जाता है यहाँ से, इनसे इस क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई निर्यात नहीं किया जाता है। स्थानीय पूर्ति ही बड़ी कठिनाई से होती है। प्राय अनेक देशों को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। अगली विशेषता इसकी है सातवीं, इस कृषि में बोई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है आपकी, चावल है। इस प्रदेश की जो प्रमुख फसल आपकी है वो है चावल। चावल यहाँ की मुख्य फसल है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों का खाद्यान्न का मुख्य आधार है। ये चावल है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख फसल है, खाद्यान्न की प्रमुख फसल है, खाद्यान्न का आधार है। ये लोगों का मुख्य आधार है, जीने का मुख्य आधार है चावल। मुख्य रूप से जो बाढ़ के मैदान है, समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है या जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, वहां मुख्य रूप से ये फसल पैदा की जाती है। तो कृषि है, कृषि में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है इसकी वो चावल है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में बोई जाती है
जो दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों का मुख्य आधार है, जीविका आधार है, ये मुख्य रूप से चावल है। ये डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्र, मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में, तटीय भागों में, समुद्र तटीय भागों में, ये मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ अधिक होता है, इसलिए, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन अधिक होने के कारण से उच्च स्तर पर होना चाहिए, और क्या है साथ साथ में भरण पोषण भी अधिक हो सकता है लोगों का, इसलिए यहाँ चावल की खेती है वो अधिक की जाती है। तो इस प्रदेश का जो कृषि बोए जाने वाला प्रमुख जो खाद्यान्न है वो चावल है, जो दक्षिणी पूर्व एशियाई लोगों का मुख्य आधार है। डेल्टा, बाढ़ के मैदान, समुद्र तटीय भागों में, सिंचित क्षेत्रों में मुख्य रूप से चावल की पैदावार की जाती है, क्योंकि चावल है उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो उच्च होता है। सिंचित भागों में चावल ही उगाया जाता है, और जहाँ सिंचित क्षेत्र नहीं है वहाँ अन्य फसलें पैदा की जाती है, वहाँ उत्तम दूसरी फसल पैदा हो सके चावल के अलावा, तो वो चावल के अलावा दूसरी फसलें भी पैदा की जाती है। लेकिन मुख्य क्या है, जो अधिकांश बड़े क्षेत्र है, अधिकांश जनसंख्या वाले क्षेत्र है, उसमें चावल की मुख्य फसल है, खाद्यान्न फसलें है। तो सातवां इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक ये है कि इस प्रकार की जो कृषि क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से जो प्रधान फसल है वो चावल है, और जो मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल है, ये लोगों का जीवन का आधार है। चावल से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। जो बाढ़ के मैदान है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, सिंचाई वाले क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से चावल की खेती है ये की जाती है। चावल प्रधान गहन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि में विश्व की 90% चावल का उत्पादन है वो केवल एशियाई देशों में करते हैं। विश्व का 90% चावल का उत्पादन है, चावल का उत्पादन एशिया में किया जाता है। विश्व के 90% चावल का उत्पादन केवल एशियाई देशों में किया जाता है। ये एशियाई देश हैं, और इन एशियाई देशों में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन है वो मानसून एशिया में किया जाता है। विश्व का 90% चावल है वो केवल एशिया में पैदा होता है, जिसमें से 30% भाग है चावल का विश्व का वो चीन, 20% भाग है वो भारत में। मुख्य रूप से चावल का उत्पादन है 22% भाग है वो भारत में। इसी प्रकार से 10% भाग पाकिस्तान में, और 8% भाग है वो जापान में। 10% भाग पाकिस्तान, 8% भाग ये जापान, 8% भाग ही वियतनाम। मुख्य रूप से वियतनाम में पैदा होता है। 4.5% थाईलैंड में, 4.5% भाग थाईलैंड, और 4.4% भाग है ये मुख्य रूप से म्यांमार है। म्यांमार में पैदा होता है। 9% अन्य देशों में पैदा होता है। आप देखो आपस में मुख्य रूप से आपका ये चाइना है। चाइना विश्व का 30% चावल पैदा करता है। इसके अलावा जो 22% भाग है वो भारत में चावल पैदा होता है। ये 30% चाइना में, और 22% भाग है ये इंडिया में। इसके अलावा 10% भाग है ये पाकिस्तान में, 10% भाग जापान में, 8% भाग जापान है, 8% भाग वियतनाम में, 8% भाग, और 4.5% है ये थाईलैंड। ये थाईलैंड है, यहाँ पर थाईलैंड है 4.5% भाग, और म्यांमार, ये म्यांमार है 4.4% भाग में म्यांमार में, और विश्व के 9% अन्य देशों में योगदान होता है। तो मुख्य रूप से चावल का जो उत्पादन होता है वो चीन और भारत में
ये भारत में है, ये भारत और चीन में। चीन है ये मुख्य रूप से 30% भाग का और 22% भाग है ये भारत में पैदा होता है। इन देशों में धान की जो कृषि की जाती है ये डेल्टाई भागों में, मैदानों में, सीढ़ीनुमा और निचले भागों में की जाती है। यहाँ जो चावल की खेती की जाती है ये मुख्य रूप से डेल्टाई भागों में की जाती है, मुख्य रूप से बाढ़ के मैदानों में, सीढ़ीनुमा ढालों में, सीढ़ीनुमा ढालों पर की जाती है और निचले ढालों पर। धान की खेती है या चावल की खेती की जाती है? धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो विश्व का जो चाइना है ये 30% भाग, इंडिया 22% भाग, जापान और वियतनाम ये 8% भाग है, थाईलैंड 5% आपका लगभग 4.5% भाग है थाईलैंड करता है और 4.4 म्यांमार, और विश्व के 9% है वो अन्य देश हैं उनका योगदान रहता है। इन सभी जो देश हैं उनमें धान की जो खेती है मुख्य रूप से डेल्टाई भाग है, बाढ़ के मैदान है, सीढ़ीनुमा और निचले ढालों में, निचले भागों में इसकी खेती की जाती है। एक देश है देखो लाओस, लाओस आपका देश है, ये देखो यहाँ है लाओस। इस देश में लाओस अपनी संपूर्ण भूमि का, लाओस है ये अपनी संपूर्ण भूमि का लगभग 95% भाग, लाओस अपनी संपूर्ण भूमि के 95% भाग पर चावल का उत्पादन करता है। ये स्थान है लाओस। लाओस अपनी जो संपूर्ण कृषि योग्य भूमि है उसके 95% भाग पर, थाईलैंड 66% भूमि पर, थाईलैंड ये भाग है आपका, थाईलैंड वाला भाग है लाओस के पास में। लाओस 95, थाईलैंड है ये लगभग 66% भाग, थाईलैंड 66% भाग, म्यांमार 50% भाग, 50% भाग पर। ये कृषि योग्य भाग में से चावल की खेती के प्रतिशत है जापान 40% भाग है, जापान 40% भाग पर। जो कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि के चावल की खेती इतने प्रतिशत भाग पर की जाती है भूमि पर। जापान है इसमें मुख्य रूप से लाओस आपको बताया ये लाओस है 95%, थाईलैंड 66% भाग है, जापान 50% भाग है, म्यांमार 50% भाग और जापान, म्यांमार 50% भाग और जापान 40% भाग है। भारत और चीन 25%। भारत और चीन अपनी कृषि योग्य भूमि का, भारत और चीन अपनी कुल कृषि भूमि के 25-30% पे चावल की खेती है ये मुख्य रूप से करते हैं। अधिकांश जितने भी देश हैं उसमें चावल की खेती है। चावल की खेती है वो अधिकांश जनसंख्या के कारण, अधिकांश देशों की घरेलू मांग है उसकी ही पूर्ति कर पाती है। चावल की कृषि है वो अधिक जनसंख्या के कारण अधिकांश चावल है वो घरेलू मांग की ही पूर्ति कर पाता है। किंतु म्यांमार, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया आदि जो छोटे देश हैं, कम जनसंख्या वाले देश हैं, उन देशों में चावल का निर्यात किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, कम जनसंख्या वाले देश है, ये चावल का निर्यात करते हैं। सघन जनसंख्या और चावल
उत्पादक प्रदेशों में अंतर संबंध पाया जाता है। सघन जनसंख्या तो वहीं मिलती है जहाँ चावल की खेती होती है। तो सघन जनसंख्या और चावल उत्पादक प्रदेशों में अंतर संबंध पाया जाता है। अंतर संबंध मतलब एक जहाँ चावल की खेती अधिक है, जनसंख्या अधिक है, जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ चावल की खेती है वो की जाती है। एशिया में मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों की घाटियों में मुख्य रूप से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इरावदी, मेनाम, इरावदी, मीनाम, क्यांग, शी क्यांग, यांग, टीसी क्यांग, इन नदी घाटियों में मुख्य रूप से आपकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेनाम, मीक्यांग, सीक्यांग, यांगशी, टीक्यांग के निचले डेल्टाई भागों में धान का उत्पादन किया जाता है। इनकी जो निचले घाटी क्षेत्र हैं, मैदानी भाग हैं, डेल्टाई भाग हैं में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, मुख्य रूप से किया जाता है। राजस्थान, भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल है, केरल है, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में, आदि राज्यों में सघन धान की जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। ये पश्चिम बंगाल है, केरल है, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये मुख्य क्षेत्र हैं जहां सघन गहन जीवन निर्वाह प्रकार की, चावल प्रधान गहन निर्वाह प्रकार की कृषि की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, ये कहाँ की जाती है, किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है, क्या पशुपालन होता है, किस मात्रा का होता है, कौन कौन से श्रमिक काम में करते हैं, कौन सी फसल है चावल प्रधानता होती है, इन सब चीजों का अपनी विशेषता है। चावल प्रधान गहन कृषि की क्या क्या विशेषता है, आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आप लोगों ने वीडियो अब देखना शुरू कर दो, क्योंकि कोविड महामारी के कारण से अभी ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। आप लोग सहयोग करें, वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, सभी सर का मैडम का वीडियो आप देखें, देखने से ही आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ सकती है। इसलिए आप हम लोगों का सहयोग करें, हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।